हेलो। सभी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। फिर कितने लोग जुड़े? आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोर्ड पे आप लोगों को दिख ही रहा है, इवोल्यूशन के बारे में। अब तक बात हो चुकी है इकोलॉजी, पूरी यूनिट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम लोग इवोल्यूशन के बारे में। आज हमारे साथ आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट दोनों लोग हैं। देखते हैं क्या सिलेबाई में क्या है, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। अच्छा, ये इवोल्यूशन का पेटेंटेड है ना? कोई अगर इवोल्यूशन पढ़ाता है तो ये जरूर दिखाता है। देखा आप लोगों ने अक्सर किताबों में भी, जब भी आप लोग इवोल्यूशन की चर्चा करेंगे तो ये दिखाएगा कैसे कैसे बदलाव हुआ है हमारे अंदर। आइए विद्यार्थियों, बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी से जो आईआईटी जैम के विद्यार्थी हैं उनके लिए इवोल्यूशन में क्या चीजें हैं, इवोल्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, आपके लिए हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म। ठीक है, आप में पढ़ना है डार्विनिज्म को, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बेसिकली हार्डी वीएनबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ेंगे, जीन का फ्लो कैसे होता है ये पढ़ेंगे, एडॉप्टिव इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर डिफरेंट टाइप का कैसे नई नई स्पीसीज बनती है यानी स्पेसिएशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल। फिर प्रोटोबायोट्स किसे कहेंगे, डेटिंग फॉसिल्स, कैसे फॉसिल की डेटिंग करते हैं, कैसे उनकी एज निकालते हैं, ये सारी चीजें आप में पढ़ना है। ठीक। अच्छा, देखते हैं जरा सीएसआईआर के विद्यार्थी, मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है ना? कोई ब्रेकेज तो नहीं है? नो सर। आइए बात करते हैं सीएसआईआर के बच्चों की। देखिए विद्यार्थियों, आप में तो ह्यूज सिलेबस है, बहुत सारा आता है, क्वेश्चन से बहुत सारे पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन बड़े मजेदार। ठीक है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया और इकोलॉजी हो गई आपकी, इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गई, तो रैंक अच्छी आ जाएगी, जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। आइए बात करते हैं, मैं क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? इट मीन्स क्वालिफाई तो हो ही चुके होंगे। ठीक। विद्यार्थियों, पहले आप इवोल्यूशन में देखेंगे, भाई केवल इवोल्यूशन नहीं है, इवोल्यूशन के साथ साथ बिहेवियर का भी अध्ययन करना है। इवोल्यूशन प्लस बिहेवियर इतना मजेदार है कि आप लोग जिस दिन बिहेवियर को पढ़ लेंगे उस दिन के बाद से इंसानी फितरत को भी समझना शुरू कर देंगे। इससे पहले भी हो सके कुछ ज्ञानी है जो समझते होंगे, लेकिन उस दिन से आप लोगों को बिहेवियर में लिखित में समझ आएंगे क्या कर रहा है उसका, उसे क्या कहते हैं, आप उसे डिफाइन कर पाएंगे। आइए देखते हैं, जो पहला ए पॉइंट है वो है इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स। इतना आसान है लेकिन छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इससे बड़े मजेदार पूछेंगे, छोटे परंतु मजेदार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लैमार्क का कॉन्सेप्ट, डार्विन का कॉन्सेप्ट, प्री डार्विन, प्री लैमार्क, ये सारी चीजें बहुत पढ़ा जाएगा। जैसे शुरुआत किससे हुई, ये सारी चीजें इसमें पढ़ा जाएगा। फिटनेस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आएंगे ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन पे, कैसे सेल बनी होगी पहली बार धरती पे, कैसे सेल डेवलप हुई, इस पे चर्चा होगी। फिर बात करेंगे हम लोग किसमें, पैलियोंटोलॉजी और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर, बेसिकली यही जैम में भी है। ये वाला और इसमें का ये वाला जो सिद्धांत है, ए बायोटिक कॉन्सेप्ट, ये जैम में भी पढ़ेंगे आप लोग। फिर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे मैकेनिज्म होता है, जीन पूल क्या कहते हैं, हार्डी वीएनबर्ग बोला, इसी में पढ़ेंगे। ठीक। फिर पढ़ेंगे ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, इसमें लॉरेंस का रूल पढ़ेंगे, कैसे लॉरेंस मुर्गियों को, बच्चों को, चूजों को दाना डालने जाते थे, एक पर्टिकुलर टाइप का जूता पहन के उनकी माँ को हटा दिया गया था, तो वो जो चूजे थे उसी जूते को अपनी माँ समझ रहे थे। फिर एक दिन उनके दोस्त ने उस जूते को पहन के चला गया, उसे भी वो माँ समझ रहे थे, यानी कि वो लॉरेंस को नहीं, उस जूते को अपनी माँ समझते थे। वो जूता आता है तो खाना आता है। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे इसमें, मजा आएगा आप सबको। तो ये है अपना, ये ब्रेन एंड बिहेवियर। एक और है इसमें, लर्निंग कैसे होती है, क्या लर्न बिहेवियर है। हम रोते हैं, बच्चा पैदा होते ही पहले रोता है, कौन सा जेनेटिक बिहेवियर, मुस्कुराना जेनेटिक है या रोना जेनेटिक बिहेवियर है, बच्चा पैदा होते रोता क्यों है या हंसता क्यों है, हम लोग मुस्कुराते क्यों हैं, एक्चुअली अटेंशन पाने के लिए आदमी मुस्कुराता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे, बड़ा ही मजेदार, कुल मिला के हमारी लाइफ को एक नया चार्म देगा ये। तो शुरुआत करते हैं थियरीज से, शुरुआत करते हैं थियरी। भाई पढ़े तो हैं लेकिन थियरी जानना बहुत जरूरी है, थियरी जानना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, क्वेश्चंस बहुत आएंगे। देखिए, इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, तो पहला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स। ठीक। मेरी आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है, बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? आज आप लोग थके यस थके से सर। क्यों? आप लोग की मेरे साथ पहली क्लास तो है नहीं, पहले भी तो पढ़ चुके हैं ना? यस सर। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग मतलब शर्मा शर्मा से रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं?
ठीक है, शुरुआत करते हैं। इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, इमरजेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स से, ठीक। आइए देखते हैं शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई, यानी कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इस पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज दी। लेकिन इससे शुरू करने से पहले क्यों ना हम ये जाने कि आखिर इवोल्यूशन है क्या चीज, आखिर इवोल्यूशन है क्या चीज। थियरीज तो बहुत आगे दुनिया आएगी, अपना ज्ञान देगी, लेकिन थियरी आए किसे कहते हैं, कोई बता सकता है इवोल्यूशन क्या चीज है आप में से? अपरमिता, भूमिका, बाकी सारे बच्चे, निधि। प्रोसेस ऑफ चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंज इन व्हाट? वेरी गुड, अच्छा प्रयास। रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, और कोई? बढ़िया प्रयास, अच्छा बताइए। कुछ नहीं, देखिए इवोल्यूशन किसे कहेंगे, जैसे जैसे ग्रेजुअल चेंज इन द जीनोम, ग्रेजुअल चेंज इन द जीनोम। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आज कोई हमसे पूछे कि क्या हमारे अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, हम नहीं बता पाएंगे, कहेंगे नहीं सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ तो नॉर्मल है। पर कंटिन्यूअस हमारा जो बॉडी है वो एनवायरमेंट के डिफरेंट थिंग से रिएक्ट कर रहा है, और किसी न किसी एक कोशिका में परिवर्तन हो रहा है, सेल में परिवर्तन हो रहा है, वो हमें पता नहीं चल पा रहा, वो हमें पता नहीं चल पा रहा। फिर कैसे पता चलेगा? क्या हमसे पास आउट होगा हमारे बच्चों में, उनमें तत्काल पता चल जाएगा? उनमें भी नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चल रहा? इवोल्यूशन तो हो रहा है। कंटिन्यूअस चेंज इन जीनोम इज नोन एज इवोल्यूशन, ठीक। ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस चेंज इन जीनोम। तो पहले इवोल्यूशन की डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद चर्चा करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन की। यस बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा था, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हो रहा है? सब ठीक है? चलिए डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की डेफिनेशन, एवोल्यूशन की डेफिनेशन। सर इवोल्यूशन का फर्स्ट क्लास है क्या? यस ये फर्स्ट क्लास है। ये सर यही पूछना था। अच्छा अच्छा, तो प्रॉम्प्ट बताया करिए, ठीक है। इट इज द साथ साथ लिखते जाइएगा, इट इज द ग्रेजुअल एंड permanent change in the genome. It is the gradual and permanent change in the genome. ठीक है, जीनोम के अंदर ग्रेजुअल और परमानेंट चेंज हो तो ही उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर किसी जीव में परमानेंट चेंज होता है, उसके जीनोम में ग्रेजुअल बट परमानेंट चेंज होता है, तो ही हम उसे इवोल्यूशन कहते हैं। विच अकर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, आज जो चेंज हुआ वह आगे चल के इकट्ठा होगा हमारे अंदर धीरे धीरे। कैसे पता नहीं चला, ऐसा सोचो, मान लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू में मिलियंस ऑफ सेल, मिलियन ऑफ सेल्स, और लगभग हर सेल में 46 क्रोमोसोम, लगभग हर सेल में क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम। इस 46 क्रोमोसोम में असंख्य जीन, असंख्य जीन, न्यूमेरस जीन्स होंगे। इन न्यूमेरस जीन्स के बहुत सारे एलील होंगे, हर जीन के लगभग 2 एलील होते ही, न्यूमेरस एलील होंगे। अच्छा, ये तो एक इंसान का था बेटा, ऐसे अर्थ पे तो मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है, ह्यूमन की ही देखें तो मिलियन ऑफ लोग रहते हैं, पीपल। जरा ये बताइए, अगर हमारे शरीर के एक कोशिका के एक कोशिका के एक क्रोमोसोम के एक जीन के एक एलील में अगर कोई चेंज हो रहा है, तो क्या उसका इंपैक्ट हमारे पूरी होल बॉडी पे नजर आएगा? एक कोशिका में चेंज है, नहीं नजर आएगा, नहीं नजर आएगा, बट हुआ है, बट ये हुआ है। तो क्या होगा कि जैसे हम लोग प्रोजनी 1 है, मान लीजिए प्रोजनी 1 है, प्रोजनी 1 से प्रोजनी 2 आएगी,
3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी एंड सो ऑन। लगभग 500 1000 साल बाद क्या होगा, कुछ चेंज विजिबल होगा, कुछ चेंज क्या होगा, विजिबल होगा, कुछ चेंज विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां पे एक कोशिका में एक चेंज आया था, एक एलील में आया था, ठीक है, आगे चल के 2 एलील में चेंज आया, फिर थोड़ा और चेंज आया, थोड़ा और चेंज आया, और आया, और इस तरह से करते करते जब एक ह्यूज अमाउंट में चेंज एक्यूमुलेट हो जाता है तब वो विजिबल होता है, तब वो विजिबल होता है। और तब अब इस प्रोजनी का, इस प्रोजनी एक्स को तब अगर हम कंपेयर करें, तब हम इससे अगर कंपेयर करेंगे तब हमें इवोल्यूशन नजर आएगा। आफ्टर कंपेयरिंग इवोल्यूशन अपीयर, हम बता पाएंगे कुछ चेंज हुआ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि छोटे छोटे चेंज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, छोटे छोटे चेंज एक्यूमुलेट होते जाते हैं। वो चेंज लाखों सालों में, बहुत सारी जनरेशन बीतने के बाद जब बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तब जाकर के एक ह्यूज चेंज नजर आने लगता है। और जब हम प्रीवियस से ऑब्जर्व करते हैं तब हमें वो चेंज समझ में आता है, हाँ ऐसा चेंज हुआ था और ये इवोल्यूशन हुआ है, ये इवोल्यूशन हुआ है। मतलब क्या है, अगर स्टार ला के हम यह लिख दें कि ग्रेजुअल चेंजेस, gradual and small changes accumulates, small change accumulate and after many generations, या after long hundreds of years and after hundreds of years the change is visible, the change is visible। ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस क्या होंगे, इकट्ठा होंगे और उनसे बहुत सालों के बाद चेंज क्या होंगे, विजिबल होंगे। ठीक, यही है प्रोसेस इवोल्यूशन की, यही है प्रोसेस इवोल्यूशन की। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? नोट कर लिया है आप लोगों ने? आगे चलें। आप आराम से नोट करिए, कोई बच्ची नहीं बोल रही है। तो आप लोग यह जरूर ध्यान दें कि भैया एक्युमुलेशन जरूरी है, एक्युमुलेशन जरूरी है। अगर एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और कहते भी तो हैं कि भाई जब इवोल्यूशन टर्म है वास्तव में ग्रीक वर्ड इवॉल्वियर से लिया गया है, इसका मतलब है टू अनफोल्ड। क्या होता है, टू अनफोल्ड। यहीं पे अगर हम लिख दें कि अनफोल्ड करना ना, खुलते 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 यहां तक पहुंचे। अब जब हम पीछे पन्ना पलटेंगे, पीछे की चीजें खोलेंगे तो पता चलेगा अच्छा यहां से चले थे और ये परिवर्तन आ गया है, टू अनफोल्ड। यही तो है इवोल्यूशन। क्या है, अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, बात करें, देखिए ये जो टर्म लिया गया है इवॉल्वियर से लिया गया है। इवोल्यूशन टर्म is taken from evolver। ठीक है, इस वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स टू अनफोल्ड, खोल देना, टू अनफोल्ड, विच मीन्स अनफोल्ड, अनफोल्ड विच मीन्स टू अनफोल्ड, खोल देना। अच्छा स्टूडेंट, जरा एक मिनट पीछे चल के देखें कि अगर हम लोग पीछे, क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? आपकी आवाज आ रही, चलिए देखिए बेटा, अगर हम पीछे पलट के देखें तो हम ये पाते हैं कि भाई पीछे पलटने मतलब कि जीवों को कैसे पलटे। क्या जीव 100 साल हमारी बची तो है नहीं, 100 साल 200 साल 500 साल हमारा बचा तो रहे नहीं। इसका मतलब इवोल्यूशन की स्टडी में कौन सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो वो है फॉसिल रिकॉर्ड्स। द स्टडी ऑफ इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन फॉसिल रिकॉर्ड्स प्ले क्रूशियल रोल। मेरी बात से आप लोग वाकता रखते हैं ना, सही है कि नहीं? इवोल्यूशन को में की स्टडी के लिए कौन सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा? वो है फॉसिल रिकॉर्ड्स, वो है फॉसिल रिकॉर्ड्स।
लिख लीजिए इसी में कि in the study of evolution, fossil records play important role. इंपॉर्टेंट कहें या क्रूशियल ज्यादा अच्छा शब्द है यहाँ पे, क्रूशियल रोल। ठीक है, फॉसिल रिकॉर्ड्स प्ले क्रूशियल रोल, लिख लीजिए। क्या क्या पता चल पाता है, जैसे अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड का अध्ययन करते हैं क्या पता चला, पहले तो टाइम पता चल जाएगा कब का है वो, क्यों पता चलता है कि नहीं। जैसे फॉसिल रिकॉर्ड टेल्स अस क्या क्या बताता है, पहला बताता है अबाउट द टाइम, कितने साल पुराना है। फिर बताता है क्या, उस दौरान क्या कंडीशन रही होगी, उस दौरान क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन रही होगी। ठीक है, अबाउट इन्वायरमेंटल कंडीशन, अबाउट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये दो चीजें तो बताता ही बताता है। फिर इन चीजों से हम क्या कर पाते हैं, इन चीजों से हम कंपेयर कर पाते हैं, इन चीजों से हम कंपेयर कर पाते हैं। ठीक, with the help of this we can compare today's organism to the previous organism। ठीक है, इसी से तो हम कंपेयर कर पाते हैं, इसी से क्या हो पाता है, कंपैरिजन हो पाता है। with the help of fossils we can compare today's organism to their previous या to their past, previous नहीं past in organisms, and able to know the evolution process, क्या परिवर्तन है, यही तो है। एबल टू नो द इवोल्यूशन प्रोसेस, हम यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे चलें। किसी का छूटा तो नहीं विद्यार्थियों, किसी का छूटा तो नहीं। अच्छा, जीनोम में चेंज होने के लिए कैसे जीनोम में चेंज हो सकता है, यह भी जाना है कि भाई परमानेंट, ग्रेजुअल एंड परमानेंट चेंज इन द जीनोम इज नोन एज इवोल्यूशन। फिर चेंज हुआ कैसे, परिवर्तन चेंज होते कैसे हैं। ठीक है, तो हेडिंग होगी रीजन फॉर चेंज इन जीनोम, रीजन फॉर चेंज एट द जीनोम लेवल, किस जीनोम लेवल में चेंज के लिए क्या कारण हो सकते हैं। हेडिंग होगा रीजन्स फॉर चेंज एट जीनोम लेवल, रीजन्स फॉर चेंज एट जीनोम लेवल पे कैसे चेंज हो सकते हैं। आप लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ ली, इतना धीरे सेल बायोलॉजी पढ़ लिया आप सभी लोगों ने। यस सर। वेरी गुड, यस सर। अब तो आवाज सही आई। क्यों बाकी लोग कहाँ हैं भाई, 22 लोग जुड़े हुए मेरे अलावा 21 प्राणी और। क्या डियर, सर हम भी बोले थे हो गया है, लेकिन आप ध्यान नहीं सुन रहे थे, नहीं अच्छे से। रियली सॉरी, मेरे कान थोड़ा सा पुराने कान है, इवोल्यूशन की जरूरत है इसको। हो रहा होगा वो 500 साल बाद पता चल पाएगा मुझे, तब तक मैं रहूंगा नहीं क्यों अपरमिता, पलक, ऐसे मोनिका, प्रतिमा, बाकी सारे बच्चे, कुमार गौरव, अरे कुमार गौरव कहाँ हो भैया। सर हम भी तो हैं। हाँ कुमार गौरव आप नाम से, वंदना, तेंजिन, तन्वी, सभी लोगों को क्लियर, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा, ये लिस्ट हमारे सामने आ गई तो आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही उससे, फुल लेंथ में है ना आपके लिए। ठीक, इससे क्या होता है मैं थोड़ा देखते रहता हूँ कि आप लोग जुड़े कितने लोग हैं।
चलो भैया, रीजन फॉर चेंज आपने पढ़ा होगा, मैं पूछ रहा था ये कि सेल बायोलॉजी पढ़ा क्यों? क्योंकि सेल बायोलॉजी में आप सेल साइकिल पढ़े होंगे, सेल साइकिल में आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा होगा। जब आप माइटोसिस और मियोसिस पढ़े होंगे बच्चों, तो उसमें मियोसिस फर्स्ट जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा था? चलो, तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट कितने स्टेप्स में बना होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होता है ना? अरे गलत, सही बोला ना मैंने? श्योर ना? चलो ठीक। तो उसकी पैकेटीन अवस्था में रिकॉम्बिनेशन होता है, पैकेटीन अवस्था में रिकॉम्बिनेशन होता है, देखो ऐसे। अरे भैया, तेंजिन आपको मेरी आवाज समझ में आती है? वॉइस हिंदी में बातचीत हो रही है तो आपको समझ में आती है? किसी को ऐसा तो नहीं हिंदी में बातचीत करने पे ना समझ में आ रहा हो? भाई यही तो चेंज हो रहा है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा, यही तो चेंज हो जाता है ना। ये चेंज होता है कि नहीं होता? अब मिटा के बना रहा हूं, ये दिखा दिया मैंने, जो मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया। अब देखिए, यहां पे आपको ऐसा हो जाता है, यहां पे ऐसा हो जाता है, देखिए ठीक है। यानी कि कैरेक्टर्स जो है, एक हिस्से में कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, एक हिस्से में कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो जीनोम लेवल पे चेंज आया कि नहीं आया? जीनोम लेवल पे चेंज आया। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नया कॉम्बिनेशन बन गया? रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो जो मैं इसको हटा दूंगा यहां से, ठीक है, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे। अब देखिए, पहला जो जीन लेवल पे चेंज आएगा वो आएगा बाय रिकॉम्बिनेशन, बाय रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, बाय रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, बाय रिकॉम्बिनेशन। हर सेल डिवाइड करेगी, सभी सेल्स डिवाइड कर रही हैं। जब गैमेटोजेनेसिस हो रहा है तो मियोसिस शुरू हो जा रहा है, मियोसिस के मियोसिस फर्स्ट के पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक, ये हो रही है, ठीक। तो ये कब चेंज आएगा? ड्यूरिंग जीनोम चेंज अकर इन द जीनोम, change occur in the genome, change occur in the genome at the time of gametogenesis, at the time of gametogenesis। बेटा ये जो लिस्ट बना रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं बताऊंगा। at the time of gametogenesis, ठीक है, change occur in the genome at the time of gametogenesis, gametogenesis के दौरान, ड्यूरिंग पैकेटीन stage of prophase first in meiosis first, ठीक, यही होता है, नोट कर लीजिए इसे। दूसरा बच्चों, और कब चेंज हो सकता है जीनोम में? जीनोम लेवल पे चेंज और कब हो सकता है? अगर मेटाफेसिक प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो और वो रैंडम चले जाएं, तब भी तो हो सकता है जीनोम में। मेटाफेसिक प्लेट पे, सेल डिवीजन में मेटाफेसिक प्लेट पे सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, सपोज करिए, ठीक है, ऐसे ही बना ले रहे हैं। ये मेटाफेसिक प्लेट पे नॉर्मली आधा ऊपर आधा नीचे चले जाना चाहिए। मान लीजिए यही कोई चेंज गड़बड़ी हो गई, तब क्या होगा? तब भी नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तब भी आधा इधर आना चाहिए, आधा उधर जाना चाहिए, तो नॉर्मल, आधा इधर आना चाहिए, आधा उधर जाना चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन है ना, बिल्कुल। लेकिन अगर इसमें कहीं चेंज हो जाए तो एक पूरा इधर चले, एक पूरा उधर चले, तो भी क्रोमोसोम में बैलेंस तो बना रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस होगा, न्यू कैरेक्टर आ जाएंगे उसके पास, एक के पास नहीं आएगा, एक के पास आ जाएंगे, तो न्यू कॉम्बिनेशन एट जीनोम लेवल हो जाएगा। ये भी मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? न्यू कॉम्बिनेशन एट जीनोम लेवल कब होगा? जब मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंजमेंट हो रहा है, उस समय कोई गड़बड़ी हो गई तो भी हो सकता है, लिख लीजिए इसे भी कि अरेंजमेंट, ड्यूरिंग अरेंजमेंट या बाई अरेंजमेंट, बाई लिखा था ना वहां पे, हाँ,
बाय अरेंजमेंट एट मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है, एट मेटाफेसिक प्लेट। अच्छा बेटा, मेटाफेसिक प्लेट की अरेंजमेंट हो गई, यहां पे चलो सब सही था, इस दौरान भी सब सही था। अब अगर एनाफेज में क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू करे, दोनों डिफरेंट पोल्स की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है। ध्यान देना, एनाफेज में मूवमेंट शुरू हो जाती है और टीलोफेज पे पहुंच जाते हैं। तो मूवमेंट शुरू हो गई, एक क्रोमोसोम क्या किया कि दूसरे की तरफ जाने के बजाय, अपने तरफ दूसरे पोल की तरफ जाने के बजाय वो अपने साथी के साथ अपोजिट जाने लगा कि नहीं हम तो इंडिपेंडेंटली इधर ही जाएंगे, हम अपोजिट जाएंगे, उल्टा जाएंगे। तब क्या होगा, डिसबैलेंस होगा और न्यू जीनोम का चेंज हो जाएगा, जीनोम में चेंज हो जाएगा। अगर डिसबैलेंस कहां होता है, एनाफेज के दौरान हो जाता है, तब क्या होगा, तब भी यही होगा, क्या, चेंज इन द जीनोम लेवल होगा। तो तीसरा भी पॉइंट होगा इसी पर। तीसरा पॉइंट, by the independent assortment at anaphase level, स्वतंत्र रूप से जाने लगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एट एनाफेज लेवल पे, ठीक है, एट एनाफेज में हो जाए। अच्छा, इसके अलावा भी क्या हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं इसके अलावा भी। क्या म्यूटेशन हो जाएगा तो नहीं होगा, म्यूटेशन हो जाएगा तो भी होगा। यह तो रेगुलर प्रोसेस है, गौर करिए, ये सेल साइकिल की रेगुलर प्रोसेस है। क्या है, ये सेल साइकिल की रेगुलर प्रोसेस है, इसमें तो संभावना हो ही सकती है, लेकिन अब कुछ ऐसी भी प्रोसेस होगी जो हो भी सकती हैं, जो नहीं भी हो सकती हैं, जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अगर कोई प्रोसेस अचानक से हो जाए या म्यूटेशन होगा तो अल्टीमेटली चेंज होगा, म्यूटेशन होगा तो अल्टीमेटली जीनोम में चेंज होगा। इसमें क्या होगा, ये तो रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन क्या म्यूटेशन एक रेगुलर प्रोसेस नहीं, वो रैंडम प्रोसेस, म्यूटेशन इज अ रैंडम प्रोसेस। तो रैंडम प्रोसेस होगा तो उसके कारण से अल्टीमेटली चेंज तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा म्यूटेशन, चौथा पॉइंट होगा वो होगा म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। म्यूटेशन क्या है बेटा, एक रैंडम फिनोमिना है। क्या है ये, रैंडम फिनोमिना। फिर मान लो बेटा सुनामी आ जाए, एक जगह है, मान लो वो यहां 100 लोग रह रहे हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 अलग अलग लोग हैं, सुनामी आ गई, ये कोई आइलैंड था, यहां सुनामी आ गई, सारे लोग मर गए, सारे लोग मर गए, केवल 4 लोग बचे या 2 लोग बचे, एक लड़का एक लड़की या एक मेल एक फीमेल। तो जो रहेंगे अब वही, जो रहेंगे वही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जो रहेंगे वही रिप्रोडक्शन करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है बेटा तो पॉपुलेशन लेवल पे, जो जीनोम लेवल पे क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होगा, देखो मान लो एक घर था, बहुत सारे लोग रहते थे घरों में, सुनामी आई, सारे लोग मर गए, एक परिवार में भाई बहन बच गए। बहुत दुखद है, रिश्तों की बुराई है, परंतु सच्चाई तो यही है, रिश्ते तो पहले थे नहीं, पहले तो इंसान था। अब भाई बहन बचे तो आगे चल के क्या करेंगे, एक ही परिवार के लोग बचे, ऐसा ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा कि एक ही परिवार के 2 बच्चे बचे, मेल फीमेल। अब वही लोग बचे तो वही लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, वही लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, तो क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी। एक ही परिवार के हैं, लगभग समान जीनोम है, तो होमोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, हेटेरोजाइगोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि जीनोम लेवल पे तभी तो चेंज आई गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, जीनोम लेवल तभी तो चेंज आए, यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन क्या सुनामी हमेशा आती है, नहीं, इट्स अ रैंडम फिनोमिना, जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ आएगी सुनामी तो अल्टीमेटली क्या होगा, चेंज हो जाएगा जीन पूल या जीनोम। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, सारे लोग मर जाए तो क्या होगा, सब लोग बॉटल नेक हो जाएगा वहां पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा बेटा ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर 2 जीवों का नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, भले ही वो आज के लिए खराब स्थिति में हो। मेरे फिर से नेचुरल सिलेक्शन, ये भी एक क्या है, रैंडम फिनोमिना है। आज भले वो आदमी आज सेलेक्ट हो रहा है, भले वो आगे 10 साल 100 साल बाद वो बेकार हो जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, लेकिन आज उसका सिलेक्शन हो गया है, उस जीव का सिलेक्शन हुआ है,
तो आज सिलेक्शन हुआ है, अब वही आगे अपने जीन को बढ़ाएगा तो जीनोम लेवल पे फिर से चेंज होगा। बाकी लोगों को सेलेक्ट नहीं किया नेचर में, नहीं किया तो बाकी लोग हट जाएंगे जीन पूल से, जो बचेगा वही आगे जाएगा। इसका मतलब उससे भी क्या होता है, अल्टीमेटली अगर नेचुरल सिलेक्शन किसी का हो गया तो उससे उसके द्वारा भी जीनोम में, जीनोम लेवल पे चेंज आएंगे, जीनोम लेवल पे चेंज आएंगे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। देखिए 3 जगह, चौथे, पांचवें और छठवें पॉइंट में हमने एक बहुत कॉमन शब्द का इस्तेमाल किया। कोई बता सकता है कॉमन शब्द क्या बोला मैंने? अल्टीमेटली। क्या बोला हमने? अल्टीमेटली। अगर इन तीनों में से कुछ भी एक होता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? जीन चेंज तो हो ही जाएगा। अल्टीमेटली जीन चेंज तो, जीनोम लेवल पे चेंज तो हो ही जाएगा, जीनोम लेवल पे चेंज तो हो ही जाएगा। तो इनके आधार पर बेटा इन तीनों को ऐसे लगा के स्टार कर दिएगा, बाई दीज थ्री, these three are the ultimate cause of genome change in the genome level। क्यों लिखवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा। these three are the cause of change in genome, ultimate cause of change in genome level। ये हुआ। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देख के बता रहे हैं आपको। नहीं, थोड़ा सा 2 टॉपिक और फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। 2 टॉपिक और, यहां तक लिख लिया है, आगे चलें। सभी बच्चे टोटल 16 18? यस सर। ओके बेटा, ओके ओके। देखो बेटा, पहले कैरोलस लीनियस का नाम आप लोग जानते हैं? कितने लोग कैरोलस लीनियस जानते हैं भाई? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है उन्हें, जानते हैं? कोई जूलॉजी वाटी कोर्स नहीं है क्या? चलिए मैं बता दे रहा हूं। कैरोलस लीनियस जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग कॉपी में लिखे कैरोलस, ठीक है बेटा। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। कौन थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यह मानते थे बच्चों कि जो जीव है वह ईश्वर ने बनाया और जैसा बनाया उसमें अब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, वो फिक्स है, इवोल्यूशन फिक्स हो गया है। मतलब ऑर्गेनिजम्स आर स्टैटिक, ऑर्गेनिजम्स आर स्टैटिक, ऑर्गेनिजम्स आर स्टैटिक। यानी लिख लीजिए इसी में कि अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिज्म से मतलब है स्पीसीज, स्पीसीज आर स्टैटिक, स्पीसीज आर स्टैटिक। स्पीसीज क्या है? स्टैटिक है, दैट इज दे आर परमानेंट, नॉट इवॉल्विंग, नॉट इन इवॉल्विंग, ठीक, दैट इज दे आर परमानेंट। क्या मतलब हुआ? एंड नॉट इवॉल्विंग। क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? स्पीसीज परमानेंट है, स्टैटिक है, जैसा ईश्वर ने बनाया वैसे के वैसे हम लोग पड़े हुए हैं, कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा हम सब में। आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग मानते हैं क्या कि हम लोग स्टैटिक हैं, कोई इवोल्यूशन हो ही नहीं रहा है किसी भी स्पीसीज में? हाँ ना, कुछ क्या लग रहा है आप लोगों को? हो रहा है इवोल्यूशन, हो रहा है, नजर भले ना आ रहा हो लेकिन इवोल्यूशन हो रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। ये इनका मानना था, ये कैरोलस लीनियस साहब का मानना था, दिस इज नॉट राइट। तो सही क्या है? सही यह है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज अंडर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एवरी ऑर्गेनिज्म इज अंडर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। यहां स्टार लगा के लिख लेंगे हम लोग, एवरी ऑर्गेनिज्म
इज अंडर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, या अंडर द प्रेशर ऑफ इवोल्यूशन, अंडर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है भाई, अंडर द इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, या ये कह सकते द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन अकर आर अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये भी ठीक, आर अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन, लिख लीजिए इसे। सभी जीवों पे तो काम कर ही रहा है, सभी जीवों पे काम कर रहा है इवोल्यूशन, अंडर द फोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये बात हुई। फिर पूछा गया कि भाई तो कितने प्रकार का इवोल्यूशन हो सकता है, आइए देखिए, मतलब टाइप्स कितने प्रकार का इवोल्यूशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कितने प्रकार की है। तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। अगला हेडिंग, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। Types of evolution, basically there are two type of evolution. One is microevolution and other is macroevolution, macroevolution, ठीक है। वन इज माइक्रो इवोल्यूशन, अनदर इज मैक्रो इवोल्यूशन। हो गया। जरा देखो बेटा, कैरोलस लीनियस साहब कह क्या रहे हैं। कैरोलस लीनियस साहब कह रहे हैं कि जब बन गया एक ऑर्गेनिज्म, जब बन गया तो अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह बात गलत हो या सही हो, लेकिन कहने के लिए कितना दम चाहिए व्यक्ति में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज हम लोग कोई गलत है उसको गलत कहने में कितना डरते हैं। क्या खुले हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये हो रहा है? नहीं कह सकते। आप में से भी कोई नहीं कह सकता। पर कैरोलस लीनियस साहब कितने दमदार व्यक्ति रहे होंगे कि आकर के कह दिया कि नहीं, जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ था नेचर के द्वारा वो स्टैटिक है, उसमें कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। लोगों ने तमाम प्रश्न पूछे उनसे कि सर फिर जहां से चले थे वहीं हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्या मतलब है इसका, जरा व्याख्या करिए। उनको यह व्याख्या नहीं बनी और तमाम चीजें दिया। आगे हम लोग कैरोलस लीनियस के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर यह बात हुई कि साहब दो प्रकार से इवोल्यूशन काम करता है, एक होगा माइक्रो इवोल्यूशन, दूसरा होगा मैक्रो इवोल्यूशन। इतनी चर्चा के बाद आगे जब बहस चली तो लोगों ने बताया कि पहले तो ये जानिए कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन अकर एट द जीनोम लेवल, एक जीनोम के माने जीन के एलील में अगर चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जीनोम लेवल पे काम कर रहा है, परमानेंट चेंज हो रहा है उससे, ये तो इवोल्यूशन है। कितने प्रकार का होगा? तो दो प्रकार का होगा, माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सीएसआईआर नेट में आए हैं, आइए देखते हैं। पहले इनके बारे में देखिए बेटा। मेरा एक लाइन में कैसे आप इसको याद रखोगे। माइक्रो इवोल्यूशन क्या होता है? जीन लेवल पर, एलील लेवल पर या जीन लेवल पर छोटे छोटे चेंजेस आकर के इकट्ठा होते जाते हैं। यही इकट्ठा होकर जब चेंजेस इकट्ठा होते जाते हैं, इसको कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। और जब माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा होकर इतना ज्यादा हो जाए कि वो अपीयर होने लगे तो उसे कहेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। आई रिपीट, जब छोटे छोटे चेंजेस शरीर में इकट्ठा होते जाते हैं, स्पीसीज के बॉडी में इकट्ठा होते जाते हैं, उस दौरान बॉडी को नहीं पता चल पाता है, स्पीसीज को पता नहीं चल रहा होता, फिर क्या होता है? इसी को कहते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। जीन लेवल पे चेंज हो रहा है, माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक, यानी स्पीसीज, एक स्पीसीज, मैं हूं एक स्पीसीज, तो मेरे लेवल पे चेंज हो रहा है। जरा सोचो कि अगर मेरे कोशिका में मेरी एक सेल है, बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना, उस सेल के 46 क्रोमोसोम के एक जीन के एक एलील में कोई चेंज हो रहा है तो मेरी बॉडी को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इस दुनिया में तो लगभग 10 अरब लोग हैं, क्या उनको फर्क पड़ेगा? जब मुझे ही नहीं फर्क पड़ रहा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि माइक्रो इवोल्यूशन में स्पीसीज लेवल तक काम होता है, स्पीसीज लेवल तक काम होता है, जीन में चेंज हो रहा है, एक नंबर पर्टिकुलर स्पीसीज पे काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही स्पीसीज के ऊपर उठेंगे, स्पीसीज के ऊपर उठेंगे, जीनस लेवल से आगे चलेंगे, जीनस फैमिली, जीनस फैमिली, ऑर्डर, ऐसे करके आगे जब बढ़ेंगे, वो सारे किसमें आएंगे? मैक्रो इवोल्यूशन। क्योंकि उसके बाद नजर आने लगेगा, फर्क नजर आने लगे तो मैक्रो, नहीं नजर आ रहे हैं जब तक माइक्रो। बात नहीं समझ में? माइक्रो किसे कहेंगे? जब तक नजर नहीं आ रहा है इवोल्यूशन तब तक माइक्रो, जब नजर आने लगे मैक्रो।
इतना सब घुमा फिरा के मैंने यही बताने की कोशिश की। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ, थक गए सुन के? कुछ नहीं, लिखो लिखो। स्पीसीज रिमेन द सेम, यहां पे लिखे माइक्रो इवोल्यूशन। हेडिंग आप लोग अलग से डालिए माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है, उसमें छोटा छोटा लिखवा दे रहे हैं, छोटा छोटा लिखवा दे रहे हैं। स्पीसीज स्पीसीज रिमेन द सेम, रिमेन द सेम बिकॉज सॉरी, अरे यार, because the changes occur at the gene level, the changes occur at the gene level। मतलब यह है कि जब तक इवोल्यूशन अपीयर नहीं हो रहा है, जब तक इवोल्यूशन अपीयर नहीं हो रहा है तब तक वो माइक्रो है, तब तक वो माइक्रो है। इट मींस कि जब कब तक अपीयर नहीं होगा, जब तक कि स्पीसीज केवल प्रभावित हो रही है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज आई, चलो मेरे अलावा, भगवान न करे मेरे में कुछ ऐसा उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा इवोल्यूशन हो कोई और, ठीक है, एक स्पीसीज है जिसमें मान लो ये सपोज करो एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज में न्यूमेरस सेल्स, वही बात मैं भुआ के फिर से लिखूंगा कि भाई हमारे पर जब तक पता नहीं चलेगा तो बाकी दुनिया को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, दुनिया को तो बड़ी चीजों में नहीं फर्क पड़ता। हमारे कोशिका के एक सेल के एक एलील भी परिवर्तन होने से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ी बड़ी लोग मर जाते हैं, हजारों लोग मर रहे हैं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो एक कोशिका के एक एलील की बात हो रही है, ठीक। अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जब तक बात होगी स्पीसीज लेवल तक, ठीक है, कहां कहां पे होगी तो माइक्रो एवोल्यूशन होगा। जब चेंजेस होंगे, इफ चेंजेस, ये देखो ऐसे लिखोगे, चेंज अकर एट एलील में चेंज हो तब भी कहेंगे क्या, ये माइक्रो इवोल्यूशन है। अगर जीन में चेंज हो तब भी कहेंगे ये माइक्रो इवोल्यूशन है। जीन के बाद किसमें चेंज है, क्रोमोसोम में चेंज हो तब भी कहेंगे, क्योंकि एक स्पीसीज ही प्रभावित हो रही है। देखना सब कुछ एक ही जीव में रहेगा, एक क्रोमोसोम में है, एक क्रोमोसोम में हो रहा है तब भी एक ही जीव प्रभावित हो रहा है, एक स्पीसीज प्रभावित हो रही है, एक स्पीसीज ही प्रभावित हो रही है। एक ऑर्गन में हो रहा है, एक क्रोमोसोम में, फिर क्रोमोसोम के बाद मान लो एक सेल में, एक सेल में हुआ तो भी एक ही स्पीसीज प्रभावित हो रही है। एक सेल के बाद उसके एक ऑर्गन में हो रहा है, सॉरी एक टिश्यू में हो रहा है, ठीक है ना, एक टिश्यू में चेंज हो रहा है तो भी उसी को दिक्कत नहीं, ये भी आएगा इसी में। टिश्यू के बाद ऑर्गन में हो रहा है तब भी ये कौन सा इवोल्यूशन कहा जाएगा, माइक्रो इवोल्यूशन। ऑर्गन से फिर बॉडी में हो रहा है, एक ही जीव है, एक ही स्पीसीज है, बॉडी में हो रहा है तो भी इसे क्या कहा जाएगा कि यह एक ही स्पीसीज हो रहा है, माइक्रो इवोल्यूशन। फिर उसी जीव से बने हुए कुछ एक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कुछ लोगों में अगर चेंज हुआ तब तक भी उसे कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। क्योंकि अगर इंडिया में रहने वाले, इंडिया का नहीं, हमारे एक मोहल्ले में रहने वाले लोगों को कुछ फर्क पड़ता है तो क्या अमेरिका में बैठे हुए आदमी को नहीं चेंज होगा, उसमें नहीं चेंज होगा, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तब तक इसको क्या कहेंगे, क्या है वो, माइक्रो इवोल्यूशन। तब तक क्या कहें, बॉडी, और बॉडी के बाद पॉपुलेशन। बॉडी का मतलब स्पीसीज है, बॉडी का मतलब स्पीसीज, और एक ही तरह के स्पीसीज एक साथ जुट जाते हैं तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन, उसे कहते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन। यानी अगर इतना चीजें हो रही हैं तब तक क्या कहेंगे कि ये क्या है, माइक्रो इवोल्यूशन। क्या है ये, माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन इंक्लूड्स एलील, जीन, क्रोमोसोम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, पॉपुलेशन। यहां तक अगर हो रहा है, इसमें कहीं भी चेंज हो रहा है तो किस में रखेंगे, माइक्रो इवोल्यूशन में। अच्छा मैक्रो में फिर किसे आएंगे, अब मैक्रो की बात करें, अब क्या करें, मैक्रो की बात करें। नहीं, पहले एक चीज यह भी देखें कि आखिर माइक्रो इवोल्यूशन के क्या कारण हो सकते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन के कारण क्या हो सकते हैं, वही कारण जो मैंने पीछे बताया। माइक्रो इवोल्यूशन के ये कारण, इनमें से कौन से कारण मुख्य होंगे, इसमें से मुख्य कौन से कारण होंगे, तो ये चार तो मुख्य होंगे, चार तो मुख्य होंगे। म्यूटेशन मुख्य होगा, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट ही इंडिकेट करता है जीन फ्लो को, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जो लोग बचे हैं उन्हीं का जीन फ्लो कर रहा है। वो जिससे शादी करेंगे तो जो अगर मान लो उसके पास खराब जीन है या अच्छा जीन है तो वही उसके पास जाएगा, वही उसके पास
जाएगा। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट किसको दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, जीन फ्लो को इंडिकेट करेगा। इट मींस कि जो कारण है, इसका जो रीजन है, इसी में स्टार ला के लिख लेना, रीजन फॉर माइक्रो इवोल्यूशन इज क्या होगा, पहला म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशन। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट यही इंडिकेट करेगा जीन फ्लो को, क्योंकि जो लोग बचे रहेंगे, जो जीन उनके पास रहेगा वही आगे जाएगा। जीन फ्लो। अच्छा, तीसरा क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। ये तो है ही ना, ये तो जो रीजंस मुख्य माने जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जनरली इसी तरह की चीज पूछी जाती है। बाकी अपर तीन भी तो हैं भाई, आप लोग देखिए ना, बाकी ये भी तो है, रिकॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट एट मेटाफिजिक प्लेट और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट एट एनाफेज, ये चीजें भी तो हैं। यहां पे क्यों नहीं उसकी चर्चा की भाई, ये भी चीजें हैं, लेकिन सामान्यतः जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मुख्यतः इसी पे पाया जाता है। पहला प्रायोरिटी म्यूटेशन, क्योंकि रैंडम होना है, नेचुरल सिलेक्शन रैंडम होना है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम होना है। जो चीज रैंडम होगी वही आगे जाएगी। अच्छा, क्या इवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है? यस, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव का मतलब हमेशा अच्छी चीजें ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि जीनोम में चेंज होगा। चेंज इन द जीनोम अगर डेलेटेरियस, दो प्रकार के हो सकते हैं। बेटा यहां तक समझ में आ गया, चीजें आगे बढ़े क्या? यहां तक चीजें समझ में आ गई? नो? अच्छा, सभी विद्यार्थी, मेरे पास 18 लोग जुड़े हुए हैं, सभी को समझ में आ गया बेटा? यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? माइक्रो इवोल्यूशन समझ गए, कहां कहां कौन कौन सी चीज माइक्रो इवोल्यूशन के अंतर्गत आती है? समझ में आ गया? चलिए अब बात करेंगे कि आखिर मान लो बेटा चेंज एट द जीनोम लेवल पे चेंज जो है, यहां देखिए, मान लो बेटा मैंने कहा कि क्या हमेशा इवोल्यूशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है? यस, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। कैसे? आइए देखें। चेंज इन द जीनोम, भाई अगर जीनोम बेनिफिशियल रहा या ऐसा रहा कि उसे टॉलरेट किया जा सके, ऐसा रहा, ऐसा भी परिवर्तन रहा, चलो जीव जी जाएगा, टॉलरेट करने योग्य रहा, अगर टॉलरेबल रहा तो भी जीव जी जाएगा। लेकिन ऐसा डेलिटेरियस रहा तो कोई इंपॉर्टेंट जीन ही गायब हो गया म्यूटेशन के दौरान, तो क्या होगा? फिर वो खत्म हो जाएगा, वो जीव ही नहीं आएगा। जब जीव मर जाएगा तो वो आगे कैसे आएगा, उसकी प्रोजनी कैसे आएगी? ये भी नहीं होगा। तो दो प्रकार के चेंज होते हैं भाई, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? हार्मफुल भी हो सकते हैं या डिलेटेरियस। दो प्रकार के तो चेंज हो सकते हैं ना, दो प्रकार के चेंज हो सकते हैं। अच्छा देखिए, बेनिफिशियल टॉलरेबल चेंज, हार्मफुल डिलेटेरियस चेंज, दो प्रकार के चेंज होते हैं। बच्चा ये जो बेनिफिशियल है यही तो आगे जाके इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इवोल्यूशन तो 1 से 500 जनरेशन तक जाना है, हजारों साल लगने हैं। अगर एक भी डेलेटेरियस रहा तो जीव वहीं ब्रेक हो गया। जैसे मान लो एक स्पीसीज थी, वो 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही थी, यहां तक पहुंच गई। बेटा मान लो इसी बीच में कहीं एक डेलिटेरियस चेंज हो गया, डिलीट हो गया था इंपॉर्टेंट जीन, डिलीट हो गया, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगा। तो इवोल्यूशन की प्रोसेस तो यहीं रुक गई ना, फिर इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वही चीज आगे जाएगी जो पॉजिटिव होगी। तो इवोल्यूशन ऑलवेज अकर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इवोल्यूशन ऑलवेज अकर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर है? इवोल्यूशन ऑलवेज अकर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सही? क्लियर? हाँ बेटा, वो माइक्रो एवोल्यूशन में देखेंगे, इधर अलग से इसको मतलब कि लगा एक अलग पेज पलटते जाएगा, लिखते जाएगा चेंज इन जीनोम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, ताकि आप जोड़ पाओ, दोहराते समय जोड़ना भी तो है। क्लियर? बाकी सभी बच्चों को, अपरमिता, हरिप्रिया, यस सर, सभी को
यस सर। प्रसून हो गया। अच्छा, अब हेडिंग डाली मैक्रो इवोल्यूशन, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस, ये चलो मैक्रो भी लिखवा देते हैं, नहीं नहीं मैक्रो पहले क्वेश्चंस लिखा दें, कुछ क्वेश्चन देख लो नहीं तो मन ही नहीं लगेगा तुम्हारा। जरा ये बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन इवॉल्व, जो सबसे छोटी यूनिट है वो जो जिसमें इवोल्यूशन हो सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन इवॉल्व क्या है? एलियन। क्या है? एलियन। क्वेश्चन कैसे पूछा था? सीएसआईआर का क्वेश्चन है ये, पार्ट बी का। रुको, क्वेश्चन इसी तरह, क्वेश्चन उसी में क्वेश्चन डाल के लिख लें ताकि याद रहे। स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन इवॉल्व, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन इवॉल्व, इसमें जो पहला ऑप्शन था बेटा वो जीन था, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जीन था, दूसरा ऑप्शन था स्पीसीज, दूसरा ऑप्शन स्पीसीज, तीसरा ऑप्शन पॉपुलेशन, और चौथा ऑप्शन इंडिविजुअल। अब बताइए, ये सीएसआईआर में पार्ट बी का क्वेश्चन है, कौन सा सही होगा? ए। कितने लोगों का ये सही है? कितने लोगों का ये सही है? ये आ रहा है क्योंकि भाई एलील तो ऑप्शन में नहीं, अगर एलील रहता तो एलील रहता, फिर जीन होता, फिर क्या होता, जब जीन होता तो फिर क्रोमोसोम हो सकता है, फिर क्या, वही पूरी पूरी लिस्ट बनी हुई है, पूरी लिस्ट जो स्मॉलेस्ट है। सबसे पहले तो माइक्रो इवोल्यूशन, अगर है मैक्रो है कि माइक्रो है तो सबसे पहले माइक्रो, फिर माइक्रो में भी और अंदर चलेंगे तो शुरुआत एलील से हुई है, एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, या एलील में चेंज होगा, या जीन में चेंज होगा, या क्रोमोसोम में चेंज होगा, और धीरे 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 करके वो आएगा किस पे? स्पीसीज पे। क्या आएगा? स्पीसीज पे। और बहुत सारी स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज मिलकर के पॉपुलेशन बना देती, सेम स्पीसीज मिलकर, सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल मिलकर के पॉपुलेशन बना देती। तो जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है? ए, ये। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लो, ये पहला क्वेश्चन था बेटा, दूसरा क्वेश्चन करिए। दूसरा क्वेश्चन है, द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी एट स्पीसीज लेवल इज टर्म्ड एज, ध्यान देना क्या क्वेश्चन लिखा, द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी at species level is called as, C by A का मतलब called as A macro evolution, B micro evolution, ठीक है, C मेगा evolution, और D साइलेंट इवोल्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बी। सभी बच्चों को क्लियर है माइक्रो? क्योंकि कहां पे हो रहा है? एलील लेवल पे। कहां पे हो रहा है? एलील लेवल पे। अब कहां तक होगा? स्पीसीज लेवल तक का है माइक्रो, पॉपुलेशन से पहले तक, पॉपुलेशन लेवल तक तो क्या होगा? सब के सब माइक्रो इवोल्यूशन में आएगा। उसके बाद कम्युनिटी लेवल पे क्या होगा? कम्युनिटी लेवल पे क्या होगा? कम्युनिटी लेवल पे होगा, ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आया है सीएसआईआर दिसंबर 2013 में, सीएसआईआर दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है बेटा, उसका ऑप्शन गलत आ गया था, सही वाला देखते हैं। आओ एक क्वेश्चन और नोट करो, ये तुम लोग बोर नहीं हो रहे, नहीं तो क्वेश्चन हटा के सीधे डेटा लिखवाऊं। सारे बच्चे कोई बोर तो नहीं हो रहा? तन्वी, नो सर। मनीषा, मोनिका, प्रसून, राय, राई, ठीक है, क्लियर? आई, इसमें देखिए क्वेश्चन था कि माइक्रो इवोल्यूशन इज द टर्म यूज फॉर चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी। लिखते जाइए क्वेश्चन कि क्या है। इन्होंने कहा कि माइक्रो इवोल्यूशन इज द टर्म यूज फॉर चेंज in the allele frequency, in the allele frequency, ठीक है, in the allele frequency।
दैट अकर ओवर टाइम, दैट अकर ओवर टाइम। देखो कैसे क्वेश्चन देता है, दैट अकर ओवर टाइम ऐसे लिखा रहेगा बेटा, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे देगा, कुछ स्टेटमेंट दे देगा ए बी सी डी करके। देखो पहला ए क्या कह रहा है भाई, विद इन अ पॉपुलेशन अ स्पीसीज लेवल, देखना बड़ा अच्छा टर्म है, विद इन अ पॉपुलेशन एट स्पीसीज लेवल, विद इन अ पॉपुलेशन एट स्पीसीज लेवल। बी जो स्टेटमेंट है वो है विद इन अ कम्युनिटी एट जीन लेवल, सी ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनिक इन्फेक्शन, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनिक इन्फेक्शन, न्यू जेनिक इन्फेक्शन। जेनिक इन्फेक्शन मतलब चेंज की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, इन्फेक्शन का मतलब कोई रोग से इसका मतलब नहीं, ठीक है। ड्यू टू म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ड्यू टू म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, ब्रैकेट में जीन फ्लो, जीन फ्लो। अब क्वेश्चन आएगा बेटा, जीन फ्लो। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। बताइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। जो ऑप्शन है ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी, बी एंड डी, बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी। ये क्वेश्चन सीएसआईआर ने फिर बदला था, इसका आंसर दिया था उस साल, इसको दे दिया गया था पूरे मार्क्स, जिन लोगों ने छोड़े थे, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था उनको पूरे नाम कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन क्या गलत है इसमें, क्या कहना चाह रहा था? सर मेरे अकॉर्डिंग बी और सी। क्या है गलत? बी एंड सी गलत, बी एंड सी। अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनिक इन्फेक्शन का मतलब न्यू जीन का उत्पन्न होना, क्या वो माइक्रो एवोल्यूशन में नहीं आएगा? नया जीन बनना आएगा, नया जीन बनना तो आएगा, तो ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है बेटा, ठीक। न्यू जेनिक इन्फेक्शन का मतलब अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनिक इन्फेक्शन। जो चीज ना समझ में आए, सीएसआईआर के जादू बताऊं, मान लो ये वर्ड तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको ढक लो, इसको ढक लो। अब जरा पढ़ के देखो, ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यू जेनिक या न्यू जीन, एक ही बात हुई ना, हुई ना, यही बात। जो वर्ड ना समझ उसको ढक के जरा देखो, तो ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यू जीन, इसका मतलब नया जीन उत्पन्न होना। आगे आपने बी कहा, हाँ ठीक है, बी जो है रॉन्ग है, बी तो रॉन्ग है, रॉन्ग ऑप्शन मांगा भी है, रॉन्ग ऑप्शन क्या है? बी। अब जरा जैसे ही बी की बात करें तो बी या तो सी होता है तो डी हो सकता है, या तो सी हो सकता है या डी होता है, सी तो सही हो गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा डी हो सकता है क्या? ड्यू टू म्यूटेशन नेचुरल, ये तो है भाई, ये तो है, ये भी तो सही ऑप्शन है, ये तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कम्युनिटी, ए एंड डी, तो डी वाला ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक पर जरा चर्चा करो, एक सोचो, विद इन अ पॉपुलेशन, विद इन अ पॉपुलेशन एट स्पीसीज लेवल, इसका मतलब क्या था? जानते हो यहां वो क्या कहना चाह रहे थे? यहीं पे सीएसआईआर से मिस्टेक हो गई थी, यहीं पे सीएसआईआर से मिस्टेक हुई थी, वह विद इन अ पॉपुलेशन कर दिए। अगर यहां पर वह विद इन अ पॉपुलेशंस कर देता, ठीक है, बेसिकली वह यह कहना चाह रहे हैं कि अगर इंडिया, मान लीजिए अगर इंडिया के पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक चेंज होता है, सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में तो कोई समस्या नहीं आएगी, वर्ल्ड में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, तो क्या इसे इवोल्यूशन मानेंगे? नहीं मानेंगे, इसे इवोल्यूशन नहीं मानेंगे, ठीक। वर्ल्ड में तो कोई, यही ऑप्शन ए मिस्टेकन था इसका,
अगर यही ऑप्शन ए को वो करेक्ट कर चुके होते तो इसे कहते कि हाँ सही है। तो जो भी ऑप्शन आएगा भविष्य में, जो भी ऑप्शन रहा होगा, मुझे लगता है कि ऑप्शन ए एंड बी में ही समस्या थी। यहां पे कुछ समस्या रही होगी। इसको ए ये वाला गलत हो सकता है और ये बी वाला ऑप्शन गलत। ये अगर ऑप्शन रहता इसमें से कहीं भी तो हम उसको सही मानते। सीएसआईआर ने इसका नंबर सबको दे दिया था, यही मिस्टेक थी, ए और बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल पे क्वेश्चन चल रहा है? सही विद्यार्थी, आप सभी को क्लियर हो? ये क्वेश्चन समझना किस लेवल पे चर्चा चल रही है? हाँ, एक क्वेश्चन और देखें क्या? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू माइक्रो इवोल्यूशन? क्वेश्चन लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेटा क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, ठीक है, उसी टॉपिक में, ताकि दोहराते समय याद आए कि हाँ इस तरह से पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not contribute to microevolution? इसका जो पहला ऑप्शन है, ये तो क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? कितने क्वेश्चन हो गए? चौथा है क्या ये? फोर्थ है ना? एक पहला, हाँ पहला म्यूटेशन, दूसरा रैंडम मेटिंग। ध्यान देना, रैंडम मेटिंग लिखा है, रैंडम मेटिंग। सी पोर्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट और डी ऑप्शन नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा नहीं देता है बेटा? कौन सा माइक्रो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? कौन सा माइक्रो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बेटा विद्यार्थियों? म्यूटेशन तो माइक्रो इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है ना। यस, रैंडम मेटिंग पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। रिकॉम्बिनेशन करता है, रिकॉम्बिनेशन करेगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेगा, और क्या करेगा? वो मेटाफेसिक प्लेट वाला करेगा। और तीन जो है अल्टीमेट काज हैं, कौन कौन से? म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। ये तो तीन अल्टीमेट काज हैं, ये रैंडमली हो जाते हैं। तो इसमें तो तीन दिया, ये रैंडम मेट्रिक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब हेडिंग लिखिए मैक्रो इवोल्यूशन, बात यहां पे चलेगी मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो इवोल्यूशन का मतलब इट अकर्स एबव द स्पीसीज लेवल। ध्यान देना, कभी तुम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, कितने लोग कोर जूलॉजी और कोर बॉटनी से हैं? कभी आपने प्लांट या एनिमल का क्लासिफिकेशन किया है? किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ऐसे करके होता है ना, फैमिली। इसमें बीच में कुछ छूटा हुआ है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। बेटा इस स्पीसीज से नीचे यहां तक क्या होगा? माइक्रो इवोल्यूशन। क्या होगा? माइक्रो इवोल्यूशन। और यहां से ऊपर तक क्या होगा? मैक्रो इवोल्यूशन। मतलब इट वर्क्स एबव स्पीसीज लेवल। आंख बंद करके याद रखना, अगर इवोल्यूशन दिखाई देने लगे तो वह इवोल्यूशन हो जाएगा मैक्रो। नहीं दिख रहा है, जीन एलिल इंडिविजुअल तक हो या इंडिविजुअल से बने वाले स्पीसीज तक हो, तब तक कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक, तो इट अकर्स above species level. Due to this species gets changed.
स्पीसीज गेट्स चेंज, ठीक है, चेंज हो जाएगी, स्पीसीज गेट्स चेंज, ठीक, ड्यू टू दिस स्पीसीज गेट्स चेंज। क्लियर? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ऐसे होता है ना, वो सारी चीजें। कुल मिला के अगर एक प्रश्न लिखा था कि मैक्रो इवोल्यूशन में बी ड्यू टू एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन, ये लाइन याद रखना, ये लाइन याद रखना बेटा, स्टार लगा के लिखो। मैक्रो इवोल्यूशन, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि मैक्रो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज ड्यू टू एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? पोर्टेड का मतलब होता है एक्यूमुलेट, माइक्रो इवोल्यूशन, ये प्रश्न पूछा हुआ है, सेम लाइन ही है ये। मैक्रो इवोल्यूशन इज ड्यू टू एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना एक्यूमुलेटेड। मैंने आपको बताया तो कि बहुत सारे, कोई ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा और चेंज हुआ, थोड़ा 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 और चेंज हुआ, थोड़ा 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 और चेंज हुआ, थोड़ा 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 चेंज हुआ। तो अभी तक क्या हो रहा है, सब ये ऑर्गेनिज्म लेवल पे ही हो रहा है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे हुई है, स्पीसीज ही बन रही है। लेकिन जैसे ही स्पीसीज से ऊपर मैंने बहुत सारी स्पीसीज, एक ही जीव के बहुत सारे लोग रहते स्पीसीज है, पॉपुलेशन, उससे जैसे ही ऊपर उन्हें कम्युनिटी लेवल जैसे ही काम करेंगे, जैसा ही अपीयर होना शुरू करेगा, हाँ ये इवोल्यूशन हो गया, ये सारा जब इकट्ठा हो जाएगा, तब ये क्या बनाएगा? मैक्रो इवोल्यूशन। तब ये क्या बनाएगा? मैक्रो इवोल्यूशन। इन सारे माइक्रो इवोल्यूशन को एक साथ जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? मैक्रो इवोल्यूशन बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, यही है एक्स्ट्रापोलेटेड माने एक्यूमुलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन, ये क्या था? एक्यूमुलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन, और क्या बना? मैक्रो इवोल्यूशन बना दिया। अगर एक ग्राफ से देखें, अगर एक ग्राफ से हम ये देखते हैं, ये जरा देखो, ये टाइम के साथ ग्राफ बनाया जाना, ये टाइम के साथ किसका? फॉर्म का ग्राफ बनाया जाए, टाइम के साथ काम। जैसे मान लो ये माना जाता है कि रेप्टाइल से मैमल बने, कैसे मैमल्स बने दिखा देते हैं आपको। देखो रेप्टाइल था सांप, रेप्टाइल से कैसे मैमल बना, ये देखो, ये क्या था? रेप्टाइल। यहां पे क्या था? रेप्टाइल। बेटा ऐसा माना जाता है कि यहां देखो, थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज और इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा चेंज और इकट्ठा हुआ, फिर थोड़ा चेंज और इकट्ठा हुआ, और मैमल बन गया, ये है, और मैमल बन गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैक्रो इवोल्यूशन कैसे होगा? मैक्रो इवोल्यूशन, द ओरिजिन ऑफ हायर टेक्सा कुड अकर, माने कोई भी हायर टेक्सा, यहां से ऊपर की कोई भी हायर टेक्सा, माने मैक्रो इवोल्यूशन दो तरीके से होता है। एक तो छोटे छोटे माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा हो जाए, और एक ऐसा भी कारण हो सकता है कि कुछ दूर तक तो पता चले कि माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा हुए, उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ कि अचानक से दूसरा पद उत्पन्न हो गया। फिर से देखो, यहां देखो, हेडिंग होगी अपनी ओरिजिन ऑफ हायर टेक्सा या ओरिजिन ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन। ग्राफ दिखाइए ना, फिर से बनाने वाला हूं, सुनो अभी फिर से बता दे रहा हूं। हेडिंग लिखो, ओरिजिन ऑफ हायर टेक्सा। हायर टेक्सा का क्या मतलब है? हायर टेक्सा का मतलब है कि स्पीसीज से ऊपर की चीजें कैसे बनी। हायर मींस मतलब, इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इवोल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। मैक्रो इवोल्यूशन ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? तो दो प्रकार से होता है। ए, एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा हो जाए, यानी कि एक्स्ट्रापोलेटेड। इसमें जो पोर्शन ए है, ये क्या है? ए, ये देखो, एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन हो जाए। अब मैं फिगर फिर से बना रहा हूं बेटा, अब आप लोग ये बनाइएगा, वही चीज मैं फिर से बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए समय के साथ लाइफ के फॉर्म्स थे, लाइफ फॉर्म मतलब रेप्टाइल, लाइफ फॉर्म लिखिएगा, मतलब रेप्टाइल से क्या बना?
समय के साथ यहां पे रेप्टाइल था, यहां पर ये रेप्टाइल था, और इससे क्या बन गया, मैमल बन गया, मैमल बन गया। तो ये प्रोसेस कैसे हुई, पहला जो ए पॉइंट लिखा है एक्स्ट्रापोलेटेड माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन के इकट्ठा होने से, एक्युमुलेशन ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब एक्युमुलेशन हुआ, क्या होगा, देखो क्या हुआ होगा बेटा, यहां देखिए पहले एक थोड़ा सा चेंज आया, ये क्या चीज है, चेंज है, ये क्या है, चेंज है, दूसरा चेंज आया, तीसरा चेंज आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये कंटिन्यूअस चेंज इकट्ठा होते गए, कंटिन्यूअस चेंज क्या हो गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते होते एक समय ऐसा है कि ये रेप्टाइल अपने पुराने वाले, इस रेप्टाइल इनसे बिल्कुल अलग हो गया और ये मैमल बन गया, क्या बन गया, मैमल बन गया। यही है, इस यहां से लेकर के यहां तक ये जो प्रोसेस है वो है एक्स्ट्रापोलेटेड। ये क्या चीज है बेटा, यही है एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेटेड एक्युमुलेशन ऑफ माइक्रो इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन इकट्ठा हो गए, माइक्रो इवोल्यूशन के इकट्ठा होने से अगर कोई बन रहा है तो वो है एक्स्ट्रापोलेटेड। फिर एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस दैट डज नॉट ऑपरेट इन माइक्रो इवोल्यूशन, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ऐसा भी दुनिया में कई चीज है, कई बार देखा जाएगा कि भाई कारण ही ना पता चला हो, अभी तक कारण ही ना पता चल रहा हो कैसे डेवलप हुआ चीजें या कैसे डेवलप हो रही हैं। मनुष्य का ज्ञान एक लिमिट के बाद से खत्म हो जाता है, तब उसे क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट प्रोसेस दैट डज नॉट अकर इन इवोल्यूशन या माइक्रो इवोल्यूशन, इसका बी पोर्शन। ये थियोरेटिकल चीजें हैं, यहां तक तो प्रैक्टिकल है, यहां तक क्या है, ये सब थियोरेटिकल है, एक्चुअली ये सब थियोरेटिकल है, इसका जो है प्रैक्टिकल फॉर्म्स अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन यह समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है कि या तो एक्स्ट्रापोलेटेड तरीका हो या एक ऐसा भी तरीका हो क्या कि डिस्टिंक्ट प्रोसेस, डिस्टिंक्ट का मतलब जिसका पता ना हो, डिस्टिंक्ट फॉर्म प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन दैट डज नॉट अकर इन माइक्रो या ऑपरेट इन माइक्रो इवोल्यूशन, ऐसा भी तो प्रोसेस हो सकती है जो माइक्रो इवोल्यूशन में ना हो, वो जो 6 लिस्ट दी गई हो उसके अलावा कोई ऐसी चीज हो जो माइक्रो इवोल्यूशन में होती ही ना हो, तब भी तो बन सकता है नया जीव, नया स्पीसीज, उसके ऊपर की टैक्सा हो सकता है। देखो बेटा, ये भी टाइम के साथ, ये भी लाइफ फॉर्म के साथ, मान लो यही मैमल ही की बात करते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ये देखो, हमने फॉसिल से खोज किया कि हाँ सर यहाँ पे रेप्टाइल से बाद थोड़ा चेंज हुआ, 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 फिर थोड़ा, यहां तक तो एक्स्ट्रापोलेटेड था, लेकिन पता नहीं सर क्या हुआ कि यहां से यहां तक जाने वाली जो चीज है इसका अभी तक लिंक नहीं मिला है, अभी तक इसका लिंक नहीं मिला। अगर ऐसा है कुछ दूर तक तो मान लीजिए एक्युमुलेटेड हुआ है माइक्रो इवोल्यूशन, लेकिन यहां से यहां कैसे पहुंच गए, इधर जा रहे थे इधर कैसे चले गए, ये कैसे हुआ पता ही नहीं चला, अब ये पता नहीं चला, तो इसी प्रोसेस कहेंगे डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट डज नॉट अकर इन माइक्रो इवोल्यूशन, ऐसा भी कुछ हुआ होगा जो माइक्रो इवोल्यूशन में नहीं हुआ है, उसके द्वारा हायर टेक्सा का निर्माण हुआ, तो ये प्रोसेस हो जाएगी, ये क्या होगी, प्रोसेस होगी। लेकिन यहां से यहां तक का क्या होगा बेटा, ये क्या चीज है, ये तो माइक्रो इवोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है ना, माइक्रो इवोल्यूशन को ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहां ये डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, ये क्या है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस है, जिसका पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, जिसका पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। अच्छा, अब हम बात करने जाएंगे, यहां तक समझ में आ गया सभी को, अब तक हमने पढ़ा, अब तक हमने ये पढ़ लिया कि माइक्रो मतलब इवोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, फिर हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चीजें हो तो माइक्रो इवोल्यूशन हो सकता है, फिर मैक्रो इवोल्यूशन किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। इवोल्यूशन की परिभाषा यह है कि ग्रेजुअल बट परमानेंट चेंज इन द जीनोम, ठीक है, ग्रेजुअल बट परमानेंट चेंज इन द जीनोम इज नोन एज इवोल्यूशन। ग्रेजुअल होना चाहिए बेटा, साल 2 साल 10 साल 100 साल की प्रोसेस नहीं है इवोल्यूशन, यह 1000 साल की प्रोसेस है, पुरानी लाखों सालों की प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होता, होता है तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो एलिल लेवल पे काम कर रहा है। अब हम चर्चा करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, ये कि कौन कौन सी ऐसी थियरी है, क्योंकि शुरुआत तो इतना डेवलप थोड़ी हुआ था,
शुरुआत में कैसे थियरीज आई, कौन कौन सी थियरीज आई, कैसे कैसे, डार्विन से पहले और डार्विन के बाद, डार्विन से पहले डार्विन से बाद। और इसी में हम यह भी देखेंगे कि डार्विन के दादाजी, देखना चार्ल्स डार्विन के दादाजी भी थे, वो भी एक वैज्ञानिक ही थे, ठीक है, बेसिकली वो जियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने लैमार्किज्म को सपोर्ट किया, जबकि डार्विनिज्म अलग चीज है, लैमार्किज्म अलग चीज है, बताऊंगा। दादा पोता जो है अपने दादा का विरोध कर दिया था, कितना शानदार है इवोल्यूशन, ठीक है। चार्ल्स डार्विन के दादाजी थे शायद इरास्मस डार्विन, सॉरी, हाँ इरास्मस डार्विन, इरास्मस डार्विन, चार्ल्स डार्विन पोता थे और इरास्मस डार्विन दादा थे। दादा का कॉन्सेप्ट था कि नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, डार्विन कहते हैं ना, ये तो होता ही नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ये कैसे विद्रोह होता है, ये पता चलेगा आपको इवोल्यूशन की प्रोसेस में। तो जो अगला हमारे क्लास होगी वो होगी थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, उससे बहुत सारे प्रश्न 4 नंबर यानी कि पार्ट सी में पूछे गए हैं, और यही प्रश्न आईआईटी जैम में भी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आईआईटी जैम में ही पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे चीजें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले तो हम लोग पढ़ेंगे थियरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थियरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस कैसे अपने आप बन गया, कैसे आप अपने आप बन गया, ये सारी चीजें हम देखेंगे।